आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी और बाईपास में अलग अलग सिचुएशंस में हम क्या चूज करते हैं, किस तरह के पेशेंट में हमें क्या चूज करना चाहिए। अब ऑब्वियसली लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये तो डॉक्टर का डिसीजन है, क्या ब्लॉकेजेस है, डॉक्टर हमें बता देते हैं कि भाई एंजियोप्लास्टी करना है कि बाईपास करना है, हम उधर चले जाते हैं। पर ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जिस पे व्यक्ति का जीवन मरण डिपेंड करता है, इसलिए इस तरह के डिसीजन मेकिंग में आपको भी हिस्सेदार होना आवश्यक है। नहीं तो कई बार गलत डिसीजन अगर हो जाता है तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। तो इसलिए एटलीस्ट आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी अगर होगी कि किस सिचुएशन में क्या किया जाता है, तो आप भी इन्वॉल्व हो सकेंगे, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकेंगे, चीज़ों को प्लान कर सकेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। एंजियोप्लास्टी बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हृदय की नलियों को अंदर से बलून डाल के, स्टेंट डाल के खोला जाता है। अगर ब्लॉकेज है तो उसमें वहाँ पे आप बलून ले जाते हो, स्प्रिंग लगा देते हो तो कचरा साइड में क्रश हो जाता है, नली का फ्लो चालू हो जाता है। ये ज़्यादातर नॉन इन्वेजिव है तो इसमें कंपेरेटिवली आपको उतना चीर फाड़ कुछ नहीं होता है। 2 मिलीमीटर के छेद से अंदर पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और एक टाका भी नहीं आता है। जबकि बाईपास में छाती को खोल करके जो ब्लॉकेज है उसके दोनों सिरों पर एक बाईपास रोड क्रिएट कर दिया जाता है। वैसे ही जैसे सिटी में अगर आपके ट्रैफिक हो तो हाईवे टू हाईवे आप एक बाईपास रोड क्रिएट कर देते हो ताकि हाईवे के ट्रैफिक को सिटी में ना आना पड़े। ये वैसे ही लगभग कॉन्सेप्ट है कि ब्लड को ब्लॉकेज के थ्रू से ना जाना पड़े, इसके लिए आप साइड टू साइड एक बाईपास रोड क्रिएट कर देते हो। तो बेसिकली इसमें नली का ब्लॉकेज आप नहीं खोलते हो, साइड टू साइड एक अलग चैनल बना देते हो। जबकि एंजियोप्लास्टी में नली के ब्लॉकेज को आप हटाते हो, कचरे को बाहर नहीं निकाला जा सकता, एंजियोप्लास्टी द्वारा भी उसको साइड में दबा के क्रश कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर अगर किसी को मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो, 3-4 से ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो, सारे ही क्रिटिकल ब्लॉकेजेस हो, तो ज़्यादातर बाईपास को प्रेफर करते हैं। 1, 2, 3 ब्लॉकेजेस अगर हों तो वहाँ एंजियोप्लास्टी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हर ब्लॉकेज के लिए या हर दूर दूर फैले हुए ब्लॉकेजेस में एंजियोप्लास्टी में अलग अलग स्टेंट लगते हैं। 2-3 ब्लॉकेज अगर एक साथ में हो, एक के बाद एक हो, तो एक ही स्टेंट में आप कवर कर सकते हो। पर अगर दूर है, एक ब्लॉकेज नली के शुरुआत में, एक मिड में और एक एंड में, तो तीनों ब्लॉकेज अगर बहुत दूर हैं तो तीनों को अलग कवर करने के लिए आपको एक ही नली में 3 स्टेंट भी लग सकते हैं। मल्टीपल नलियों में मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो तो ज़्यादा स्टेंट लगते हैं, तो वहाँ पे अपन बाईपास प्रेफर करते हैं, क्योंकि बाईपास में सारी नलियों में एक साथ बाईपास क्रिएट किया जा सकता है। सभी नलियों में एक एक बाईपास का ग्राफ लगा देते हैं हर ब्लॉकेज के थ्रू। तो बाईपास सर्जरी में मल्टीपल ब्लॉकेजेस को आप एक साथ डील कर सकते हो, ये उसका फ़ायदा है। एंजियोप्लास्टी में जहाँ कम मात्रा में ब्लॉकेजेस हो, सीमित ब्लॉकेजेस हो, या एक आध नली को आपको ट्रीट करना हो, वहाँ पे आप एंजियोप्लास्टी प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हार्ट अटैक अगर किसी व्यक्ति को है, हार्ट अटैक का सिनेरियो है, तो वहाँ पे आप एंजियोप्लास्टी प्रेफर करते हैं। स्टेबल पेशेंट में ही बाईपास होता है। बाईपास यूजली अक्यूट हार्ट अटैक लेके जब पेशेंट आता है उस समय एटलीस्ट 10-15 दिन करना मुश्किल होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा पेशेंट को अगर मल्टीपल कोमॉर्बिड प्रॉब्लम्स हैं, यानी उसको अगर किडनी का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन उसका नहीं हो सकता, ओवरऑल कंडीशन बहुत ख़राब है पेशेंट की, तो वहाँ पे आप एंजियोप्लास्टी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एंजियोप्लास्टी बगैर सर्जरी फटाफट आप ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकते हो। जबकि बाईपास में छाती को खोल के वो किया जाता है तो बड़ी सर्जरी होती है। तो वैसे केस में आप अगर पेशेंट की फिटनेस अच्छी नहीं है, ओवरऑल उसको मल्टीपल बीमारियां हैं जैसे ब्रेन की है, किडनी की है, लीवर की है, लंग्स की है, वहाँ पे आप एंजियोप्लास्टी प्रेफर करोगे, बाईपास को कम प्रेफर करोगे। सिर्फ अगर किडनी का प्रॉब्लम है वहाँ पे आप बाईपास को प्रेफर करते हैं, एंजियोप्लास्टी को नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको एंजियोप्लास्टी के दौरान जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है वो किडनी पर डैमेज को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से अगर व्यक्ति को सिर्फ अगर किडनी का ही प्रॉब्लम है तो वहाँ थोड़ा सा बाईपास को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि बाईपास में कॉन्ट्रास्ट का यूजेज नहीं होता, तो किडनी पर अलग से कोई मार नहीं पड़ती है। हालांकि ये कोई फिक्स्ड रूल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, सीवियरिटी प्रॉब्लम की बहुत ज़्यादा है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शंस ओपन होते हैं। हालांकि दोनों में अगर मल्टीपल ब्लॉकेज तो आप बाईपास को जाओगे, 1-2 ब्लॉकेज जिसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो एंजियोप्लास्टी को जाओगे। सिम्टम्स के हिसाब से कितनी सीवियरिटी का ब्लॉकेज है, 80 है, 90 है, 100 है, उसके हिसाब से डिसाइड नहीं होता। हाँ, जहाँ एंजियोप्लास्टी टेक्निकल कारणों से पॉसिबल नहीं हो पाता, नली टेढ़ी मेढ़ी है, टॉर्चुअस से वहाँ स्टेंट नहीं जा सकता, नली का ब्लॉकेज बहुत हार्ड हो गया है, नली सड़ गई है तो स्टेंट नहीं कर सकते, वायर नहीं जा रहा, नली बहुत हार्ड है, ब्लॉकेज की स्टेंट खुल नहीं पा रहा है, दीवार में बहुत हार्ड है तो स्टेंट टूटने का खतरा है, या ऐसी नलियाँ हैं जो अंदर से बहुत पतली हो चुकी है, सड़ चुकी है,
वहाँ पे आप यूजुअली एंजियोप्लास्टी नहीं करना चाहते, वहाँ पे एंजियोप्लास्टी में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, तो टेक्निकल कारणों में आप बाईपास को प्रेफर करते हो। वहीं अगर लेफ्ट मेन नली का ब्लॉकेज है, जो हार्ट की लेफ्ट साइड की मेन नली होती है जिससे आगे की और पीछे की दोनों नलियाँ निकलती है, वहाँ पे भी अगर ब्लॉकेज हो तो आप बाईपास को प्रेफर करते हो एंजियोप्लास्टी की अपेक्षा। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है पेशेंट का प्रेफरेंस। अगर पेशेंट एंजियोप्लास्टी प्रेफर करता है तो आप एंजियोप्लास्टी करते हो, पेशेंट अगर बाईपास प्रेफर करता है तो आप बाईपास प्रेफर करते हो। अगर टेक्निकली फीजिबल है तो पेशेंट प्रेफरेंस को भी, चॉइस को भी इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगर फीजिबल नहीं है तो फिर पेशेंट को समझाना पड़ता है कि भाई आपके केस में पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए बाईपास को जाना पड़ेगा या एंजियोप्लास्टी जाना पड़ेगा। उसमें पेशेंट को चॉइस दिया जाता है बशर्ते वो टेक्निकली पॉसिबल हो। लेकिन हाँ, ज़्यादातर पेशेंट एंजियोप्लास्टी को प्रेफर करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो टेक्निकली ईजी है, बगैर चीरफाड़ हो जाता है, पेशेंट को उतना इन्वेजिव नहीं लगता, तो ज़्यादातर पेशेंट की चॉइस थोड़ा एंजियोप्लास्टी के फेवर में ज़्यादा होती है। इसके अलावा यदि अगर पेशेंट को पहले स्टेंट डाला हुआ और स्टेंट में अगर रीब्लॉकेज आया हो तो वहाँ पे बाईपास को प्रेफर करते हैं, मल्टीपल रीब्लॉकेजेस अगर हो तो, नहीं तो एक आध रीब्लॉकेज हो तो एंजियोप्लास्टी भी कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट का पहले बाईपास हुआ है तो वहाँ पे रिपीट बाईपास टफ है, वहाँ पे खैर रिपीट एंजियोप्लास्टी भी टफ है, तो कैसा वहाँ पे ब्लॉकेज है उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि फीजिबल क्या है। उसके हिसाब से केस टू केस एंजियोग्राफी रिपोर्ट के बेसिस पर डिसाइड होता है कि क्या करना है। इसके अलावा कभी कभार सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज़ पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का ब्लॉकेज है, उससे एंजियोप्लास्टी अगर कार्डियोलॉजिस्ट कर पाएगा तो करेगा, नहीं तो फिर बाईपास को भेजेगा। सर्जन कोई केस देखता है, उसको अगर केस बहुत टफ लगता है, टेक्निकली वहाँ पे करना बहुत मुश्किल है, सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है, उसको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, तो वो एंजियोप्लास्टी को भेजेगा। तो कई बार एक्सपर्टीज़ पर भी डिपेंड करता है, पर अपने इंडिया में क्या इतने कार्डियोलॉजिस्ट और इतने सर्जन अवेलेबल है, तो एक्सपर्टीज़ का इशू उतना ज़्यादा नहीं आता। पर फॉरेन कंट्रीज़ में ये भी एक इशू रहता है कि किस सेंटर पे कौन डॉक्टर है, उसका क्या स्किल सेट है, उस पर भी कई बार डिसीजन थोड़ा चेंज होता है। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है, उस पर भी डिपेंड होता है। कई बार क्या है कि पेशेंट को अगर किडनी का कॉम्प्रोमाइज़ है तो अगर आप एंजियोप्लास्टी करते हो तो किडनी बिगड़ सकती है। किसी पेशेंट को ऑलरेडी बड़ी नली में कैल्सिफिकेशन है तो वहाँ बाईपास अवॉइड करते हो, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है एंजियोप्लास्टी या बाईपास के दौरान, उसको भी थोड़ा सोच के डिसाइड करते हैं कि क्या कर सकते हैं। मान लीजिए लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है पेशेंट का, तो वेंटिलेशन करने के दौरान उसको प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ पे आप एंजियोप्लास्टी प्रेफर करते हो, बाईपास नहीं करना चाहते क्योंकि बाईपास में वेंटिलेटर लगता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आप पहले से प्लान आउट करते हो कि ये पर्टिकुलर पेशेंट में ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद क्या इश्यूज आ सकते हैं, दोबारा ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत हो सकती है, ट्रीटमेंट का सक्सेस और फेलियर के क्या चांसेस हैं, उस पर डिसाइड होता है कि पेशेंट क्या करना चाहेगा। कोई पेशेंट की लाइफस्टाइल कंसिडरेशंस भी रहती है कि पेशेंट का कैसा लाइफस्टाइल है, वो किस तरह का काम करता है, करना चाहता है, हैवी काम कर सकता है, नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ों के बेसिस पे भी कई बार डिसाइड होता है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास में क्या फीजिबल है। हालांकि ये उतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि 1 महीने के बाद बाईपास के बाद भी और एंजियोप्लास्टी के बाद भी आदमी ज़्यादातर काम कर पाता है, तो इसलिए उतना बड़ा इशू ये नहीं होता। पर फिर भी लाइफस्टाइल का, पेशेंट का इशूज़ भी कई बार उसमें ध्यान रखा जाता है। रिकवरी और पेशेंट का ओवरऑल वर्क प्रोफाइल वगैरह कैसा है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी में रिकवरी 1-2 दिन में हो जाती है, बाईपास में एक आध महीने के बाद पेशेंट अपना काम कर पाता है। एंजियोप्लास्टी में मैक्सिमम 5-7 दिन में वो अपना काम वापस चालू कर सकता है, 10 दिन में भी चालू कर सकता है। तो ये चीज़ों के बेसिस पे भी कई बार डिसाइड किया जाता है कि किस व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है। इमरजेंसी सिचुएशन में जैसा कि मैंने कहा, अगर अटैक है तो वहाँ पे आपको एंजियोप्लास्टी प्रेफर करेंगे। हाँ, अगर इमरजेंसी में हार्ट अटैक में वाल्व रप्चर हो गया है, हार्ट का दीवार फट गई है, हार्ट के अगर सेप्टिक डिफेक्ट हो गया है, बाहर की दीवार फट गई है, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन अगर हो गया है, तो वहाँ पे जैसे भी आपको करके ऑपरेशन ही करना पड़ता है। वहाँ पे आप कुछ और नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको रिस्क लेके भी करना पड़ता है ऑपरेशन। भले एंजियोप्लास्टी में आप नली को खोल सकते हैं, लेकिन बाकी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए भी बाईपास करना पड़ता है। तो कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में क्या टाइप की इमरजेंसी है उस पर डिसाइड होता है कि क्या करना है। मान लीजिए सिर्फ अगर हार्ट अटैक है और जहाँ ब्लॉकेज है और एंजियोप्लास्टी को फीजिबल है तो आप एंजियोप्लास्टी को जाओगे। मान लिया एंजियोप्लास्टी फीजिबल ही नहीं है, बाईपास ही करना है और कुछ और एडिशनल प्रॉब्लम भी है जिसको सर्जरी के दौरान एड्रेस करना है, तो फिर बाईपास को जाना पड़ता है। लेकिन इमरजेंसी बाईपास में रिस्क भी कई गुना ज़्यादा होता है। इसके अलावा कॉस्ट कंसिडरेशन भी आता है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी थोड़ा सस्ता होता है, बाईपास सर्जरी कंपैरेटिवली थोड़ा कॉस्टलियर होता है, बड़ी सर्जरी है, स्टे भी ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से भी कई बार सर्जरी का, एंजियोप्लास्टी का डिसीजन लिया जाता है। कॉस्ट का कंसिडरेशन भी इसमें कई बार आता है। पेशेंट को ओवरऑल वैसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए कॉस्ट के बेसिस पर पूरा डिसीजन नहीं होता,
और ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है। पेशेंट कई बार सेकेंड ओपिनियन भी लेता है। मान लीजिए एक कार्डियोलॉजिस्ट ने उसको बोला कि एंजियोप्लास्टी करना है, सर्जन ने बोला बाईपास करना है, तो पेशेंट किसी और से भी पूछ सकता है, दोबारा भी डिस्कस कर सकता है कि क्या करना है। 4-5 लोगों से डिस्कस करके जो उसे फिर फाइनल लगता है पेशेंट उस हिसाब से डिसीजन करता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पेशेंट को समझाएं कि भाई उसको क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और उसके बेसिस पे पेशेंट को डिसाइड करने दें। क्योंकि दोनों ही केस में ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ सकती है, ट्रीटमेंट के बाद प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर हम पेशेंट को निर्णय करने नहीं देते हैं तो कई बार वो बाद में ब्लेम करता है कि मैं तो एंजियोप्लास्टी करने वाला था, आपने बाईपास करा दिया, मैं तो बाईपास करने वाला था, आपने एंजियोप्लास्टी करा दिया, इसलिए मेरे पेशेंट ख़राब हो गया या मेरे पेशेंट की कंडीशन बिगड़ गई। तो फाइनल डिसीजन आपको पेशेंट पर ही छोड़े तो ज़्यादा अच्छा है। उसको आप दोनों चीज़ें समझाएं कि इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और एंजियोप्लास्टी करना है तो क्यों करना है, बाईपास करना है तो क्यों करना है, लॉन्ग टर्म इश्यूज़ क्या होंगे। अगर अच्छे से उसको समझाया जाए फिर पेशेंट अगर डिसाइड करे तो वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि आप उसको अगर फोर्स करोगे नहीं एंजियोप्लास्टी करो या बाईपास करो, बाद में अगर डिसीजन गलत पड़ता है या केस फेल होता है या रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो फिर पेशेंट कई बार आपको ब्लेम करने लगता है कि आपने मेरे को समझाया ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं था क्या करना है। इसलिए बेटर है कि पेशेंट खुद चीज़ों को समझे, डिसीजन में इन्वॉल्व हो और उसके बाद डिसाइड करे तो सबसे बेस्ट रहेगा पेशेंट के लिए भी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।